बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हम तेजी से अपनी सरहदों को पलट रहे थे। जो लोग फौजी जिंदगी का तजर्बा रखते हैं वही अच्छी तरह जान सकते हैं कि वापसी का सफर रवानगी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पहले दुश्मन किसी हद तक बेखबर था, लेकिन अब इस इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई अफवाज को इतला मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी कमांडोज इनके इलाके में दर आए हैं। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 फरलांग ही चल पाए थे कि हमें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कमांडोज की छठी हिस्स आम फौजियों से ज्यादा तेज होती है। मेरे एक साथी ने लेटकर अपना कान जमीन से लगा दिया। वो शायद कोई सुन गिन लेने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और हाथों के मखसूस इशारे से इसने करीब दुश्मन के दस्तों की नकलो हरकत की निशानदही कर दी। यकीनन ये लोकेटिंग फोर्स के दस्ते थे जो हमारे तआक़ुब में आ रहे थे। इन दस्तों का तल्लुक भी फौज के स्पेशल ग्रुप SSG से होता है और इन्हें कमांडो से निपटने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक दुश्मन ने घेरो और मार डालो वाली चाल चली थी। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल लिया था। यहाँ से सरहद तक फौज फैली हुई थी जो अब मनसूबाबंदी के साथ हमारी आमद की मुंतज़िर थी। हमारी तमाम तर तवज्जो खुदा की जात और अंधेरी रात से वाबस्ता थी। रात को अंजाम पाने वाली महमात में सबसे ज्यादा खतरा इस बात का होता है कि पेट्रोलिंग पार्टियां या हमलावर पार्टियां भटक कर कहीं दुश्मन के इलाके में न पहुंच जाएं। लोकेटिंग फोर्स अमूमन ये हरबा इस्तेमाल करती है कि मशकूक मुकामात के इर्द गिर्द जहां इन्हें छापामार कमांडोज की मौजूदगी का शक गुजरे फायरिंग करवाते हैं। इनकी हत्तल मकदूर कोशिश यही होती है कि सुबह तक छापामार कमांडोज के इर्द गिर्द फायरिंग करके इन्हें अपने इलाके ही में भगाते रहें और दिन निकलने पर इन्हें चूहों की तरह पकड़ ले। मैंने हाथ पर बंधी हुई घड़ी में निसब कुतुबनुमा देखा और अपनी सही सिमत का तयन करने के बाद दोनों जवानों को स्टैंड टू पोजीशन में आगे बढ़ा दिया। हम तीनों अब फैलकर आगे की सिमत बढ़ रहे थे। सरहद अभी कम से कम 2-2.5 मील दूर थी और ये कोई मामूली फासला नहीं था। खुसूसन इन हालात में तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हम झुकी हुई पोजीशन में तेजी से बगैर आवाज पैदा किए चल रहे थे। अचानक जमीन ने जैसे मेरे पांव पकड़ लिए। दाएं सिमत से रोशनी का एक तूफान उमड़ रहा था जो आसमान की वुसअतों में फैलता जा रहा था। शायद दुश्मन ने इस इलाके में सर्चिंग इक्विपमेंट छुपा रखे थे और जमीन के सीने में दफन किसी दात के आले ने हमारी मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया था। दुश्मन रोशनी राउंड फायर करने लगा। मेरे दोनों साथी मंजे हुए कमांडोज थे और 1965 की जंग में भी कई कारनामे सर अंजाम दे चुके थे। इनके लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी और न ही हम लोग ऐसी बातों से घबराया करते हैं। हम तीनों ने एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगे लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले टीले और झाड़ियां वगैरह किसी भी कमांडोज के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। खैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने इसी खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथियों ने वहां लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था क्योंकि ख्वाह भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं होते। हमारा तआक़ुब करने वाले करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। हम दोनों के पास स्टेन गन्ने थी या फिर दस्ती बम जिनकी हैसियत न होने के बराबर थी। सर गन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की और इसके इस तरह आवाज देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन इसे क्या जवाब देता। दाएं सिमत से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में न आए थे। मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। मैंने जुर्जरी ली। मामला यकीनन अब ऐसा रुख इख्तियार कर गया है कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी 2 जानें किसी सूरत नहीं बचाई जा सकती। ख्यालात का एक समंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगी। फौजी जिंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की खूबी ये है कि वो अक्ल और होश के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। इसके नजदीक एक जवान की शहादत का दुख भी किसी तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वगरना असल में वो सब एक कुनबे की सूरत ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सर, मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने इसकी जानिब देखा। इसकी उंगली ट्रैगर पर थी और मैं इसकी मुल्तजी निगाहें हमारी तरफ थी। मेरा जवान मुझसे मौत के मुंह में कूदने की इजाजत मांग रहा था। मैं सोचने लगा, मैं इसे क्यों मरने दूं? मैं चंद लम्हात के लिए जज्बाती हुआ चाहता था, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर बन चुका था। गुड लक, खुदा हाफिज। मैंने इसके कंधे पर थपकी दी। राबर आंखें गिराई। मेरे दूसरे साथी की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। अभी हम मुश्किल 15
15-20 गज ही चलने पाए थे कि अचानक फजा में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी और इसके साथ ही रेट टट का शोर। गालबन दुश्मन बहुत नजदीक आ गया था। हमारे साथी के दिलेराना इकदाम ने हमारे तवाक्कुब में बढ़ते हुए फौज के कदम रोक दिए। नारे की ललकार सुनते ही मेरा हमराही ठिठक कर रुक गया। गालबन इसकी गैरत ने अपने संगी को अकेला छोड़ना गवारा नहीं किया था। ये लम्हा जज्बाती होने का नहीं था, होश में आने का था। मैंने इसका हाथ पकड़कर जोरदार झटका दिया और अपने साथ ही भगाने लगा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो नीम दिली से भाग रहा है। अचानक फजा जोरदार धमाकों से लरजने लगी। यहाँ कहीं करीब ही कोई फील्ड रेजिमेंट डिप्लॉय थी जिसने हम पर मार्टरों से गोलाबारी शुरू कर दी। मुझे दुश्मन की बुजदिली पर तैश आने लगा। हम कोई टैंक लेकर तो इस पर नहीं चढ़ दौड़े थे, न ही हमारी तादाद सैकड़ों में थी। न जाने कम वक्तों के पास फौंकने के लिए इतना असलहा कहाँ से आ गया था। हाउटर्स तकरीबन 25 पाउंड का गोला फायर करती है, मगर इससे ये एक सहूलत हमें मिल गई कि इसका गोला चूंकि फजा में ऊंची मार करता है, इसलिए हम किसी हद तक महफूज भी थे। शायद करीब ही कहीं इनकी कोई बैटरी डिप्लॉय थी और किसी बुखलाए हुए ऑफिसर ने इसको लड़ाई में झोंकने का फैसला कर लिया था। हम दोनों सांस रोके एक खड्ड में बैठे थे। चंद मिनट बाद ये बला टल गई। शायद दुश्मन को अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया था, या फिर सरहद करीब होने की वजह से इसने हैवी फायरिंग के जवाब में होने वाले रद्दे अमल से बचने के लिए ऐसा किया था। हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए। अब हल्के असलहे की फायरिंग सुनाई दे रही थी, फिर वो भी खामोश हो गई। हमारा शेर अमर हो गया। मैंने तकरीबन भागने की रफ्तार अपना ली थी। एक फरलांग चलने के बाद हम फिर जमीन से चिपक गए। एक मरतबा फिर बाएं सिमत से रोशनी का एक तूफान उठा। मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हम भारतीय फौज की पोजीशनों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेटे लेटे सर उठाकर मैंने चारों सिमत का जायजा लेना चाहा तो खून की गर्दिश रुकती महसूस होने लगी। मुझसे बमुश्किल 15-20 गज के फासले पर एक बंकर से एक मीडियम गन की नाल बाहर झांकती दिखाई दे रही थी। कम ऑन। मैंने अपने साथ लेटे जवान को हुक्म दिया और कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू किया। मैं तकरीबन 5-6 गज पीछे हट आया, लेकिन वो जवान बदस्तूर वहीं रहा। मुझे कुछ गुस्सा भी आया। दोबारा इसके करीब पहुंचकर मैंने इसके कंधे को झंझोड़ा। कम ऑन मूव। जवान ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। इसकी आंखों में बिजलियां कूद रही थी। सर हमको माफ करना, हम वापस नहीं जाएगा। जाने इसके लहजे में क्या छुपा था कि सर्द सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से इसकी तरफ देखा। साहेब पॉरवल मेरा ग्राई था। हम फौज में इकट्ठा भर्ती हुआ साहेब। ट्रेनिंग भी एक साथ किया, कबड्डी भी इकट्ठा खेला, जिंदगी भर इकट्ठा रहा सर। वो अगले जहान में अकेला कैसे जाएगा साहेब? हम कल खुदा की अदालत में इसको क्या मुंह दिखाएंगे? साहेब हम अपने संगी को मौत के राह पर अकेला नहीं जाने देगा। सर खुदारा हमें माफ कर देना। इधर हमारा गांव के लोगों को बोलो हमने यारी निभा दिया। वो बोल रहा था और मेरी सांस धोंकनी की तरह चलने लगी थी। मैं फटी फटी आंखों से इसे ताक रहा था। इसने ठोस दलील दी थी कि लेकिन इसका फलसफा मुझे कैसे हजम होता। इससे पहले कि मैं इसे खुदा हाफिज कहता, इसने माजरत तलब निगाहों से मेरी सिमत देखा। खुदा हाफिज सर। फिर वो अंधेरे में रेंग गया। मैं हिस्सो हरकत अपनी जगह लेटा रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा रवा रवा मफलूज हो चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरा जवान मौत के मुंह में जा रहा था और मैं इसे आवाज देकर मना भी नहीं कर सकता था। तेजी से रेंगता हुआ वो इस गन की नाल के नजदीक जा पहुंचा। रुककर इसने एक नजर पीछे डाली। शायद जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी इसे अफसर की हुक्म अदौली का एहसास सता रहा था। अपने पोच से इसने हैंड ग्रेनेड निकाला। इसकी पिन निकाल कर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। इसकी ललकार गूंजी और फिर इसने उछल कर ग्रेनेड बैंकर में फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ। गन के साथ गनर के भी परखच्चे उड़ गए और आसमान भी रोशन हो गया। वो 3 मोर्चों के दरमियान स्टेन गन थामे यलगार कर रहा था। मेरे बदन में यकदम अंगारे दौड़ने लगे। मैं बिजली की सी तेजी से उठा और ग्रेनेड फेंकने लगा। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे। इतने तेज ग्रेनेड फेंकने का मुजाहिरा जिंदगी में इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तीनों मोर्चों से आग उगलती गंध खामोश हो चुकी थी, लेकिन मेरा जवान मौत की शाहराह का मुसाफिर भी अपनी मंजिल पा गया। वो अपने संगी से शर्मसार होना ग्वारा नहीं करता था। खुदा के हजूर क्यों शर्मिंदा होता। अल्लाह ने भी इसकी लाज रख ली। खतरे के एहसास ने मेरी नस नस में बिजलियां भर दी थी। मैं तेजी से क्रॉलिंग करता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। नजदीक तो फिलहाल कोई मोर्चा नहीं था, अलबत्ता मुझ पर दूर से क्रॉस फायर आने लगा था। दुश्मन ने अपनी तमाम तर सूझबूझ के मुताबिक जमीन के चप्पे चप्पे पर आग का जाल बिछा दिया था, लेकिन रस्में खलीली निभाने वाले आतिशो आहन के तूफान कब खातर में लाते हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद ही मैं अपना कुतुब नमा देख लेता। मेरे पीछे बदस्तूर फायरिंग जारी थी। अब मैंने सीधे होकर चलना शुरू कर दिया था। बड़े बोझल कदमों और दुखी दिल से वापस आ रहा था। मुझे अपने जिंदा बच जाने पर शर्म आ रही थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब हमें अपनी जिंदा रहने पर अफसोस होता है और हम अपने साथियों की मौत पर नारे तहसीन बुलंद करते हैं। इस वक्त कुछ ऐसे ही जज्बात थे मैंने दिल ही दिल में जुदा होने वाले साथियों के लिए फातिहा पढ़ी और अपने सफर पर चलता गया। सुबह के करीब जब मैं अपनी पोस्ट पर पहुंचा तो कैप्टन साहब अपने साथी के हमरा मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कर्नल साहब इनसे कुछ फासले पर मेरे मुंतजर थे। मुझे अकेले देखकर उन्होंने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन इनके चेहरे से किसी बात का इजहार नहीं हो रहा था। इन्हें देखकर मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। मेरी आंखें छलक जाने को बेताब थी, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए थे। वेल डन। कर्नल साहब ने मेरी आंखों में झांकते हुए मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ मजबूती से जमाते हुए कहा। उन्होंने मेरी जज्बाती कैफियत का भी अंदाजा कर लिया था, इसलिए शायद मुझे नफ्सियाती तौर से वो स्टैंड देना चाहते थे। कैप्टन साहब और दूसरा जवान वहाँ से परे हट गए। वो भी इसी अंदरूनी टूट फूट का शिकार थे जिससे मैं गुजर रहा था, लेकिन कर्नल साहब का चेहरा सपाट था। जज्बात से कतन आ रही मुझे बाद में अपनी इस कमजोरी पर गुस्सा भी आया। न जाने क्यों इनके सामने लाख कोशिश के बावजूद मैं सब्रो जब्त न कर सका। सारे बंधन टूट गए और सिसक पड़ा। हौसला करो मेरे बच्चे, कर्नल साहब ने अंग्रेजी में फिक्रा कहकर मेरी तरफ पीठ मोड़ ली। वो दोबारा मेरी जानिब पलटे तो इनकी आंखों में कहर जाग रहा था। बॉय, कमांडो से जिंदा रहने के लिए नहीं जाया करता। जवानों ने अपना मिशन पूरा किया। इनकी आवाज में बिजली कड़क रही थी। यस सर, मैंने मुस्तैद होते हुए जवाब दिया। ओके, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। ये कहकर कर्नल साहब तेजी से वापस पलट गए। कैप्टन साहब को मैंने रुमाल जेब में वापस रखते जरूर देख लिया था। वेल डन ऑफिसर। उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हमारा तीसरा साथी मुझसे नजरें मिलाए बगैर ही वापस पलट गया। शायद वो अपनी कंपनी को सुरखरुई का पैगाम देने गया था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जब पोस्ट के एक कोने से अल्लाह ताला की हकानियत का ऐलान हुआ और फलाह का रास्ता बताकर मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, तो उन्होंने कुरान की वही आयत पढ़ी जिनमें शहीदों के कभी न मरने की मुनादी की गई है। जब हमने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम थी। ये था वो नजराना अकीदत जो वो अपने अजीमुल मर्तबत साथियों के हजूर पेश कर रहे थे। मैंने कैप्टन की मायत में नाश्ता किया। इस दौरान वो बड़े मुअद्दब होकर अपने जियालों की शहादत का बयान सुनते रहे। ये बड़ा अजीब मंजर होता है। यहाँ कोई भी इनका रिश्तेदार न था। वो सब मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे, मुख्तलिफ बोलियां बोलते थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे कि जैसे एक ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हों, जैसे इन सब के दुख सुख एक ही थे। और फिर इसी रोज दोपहर के बाद मैं इस फौजी जहाज में अपने कंपनी हेडक्वार्टर वापस जा रहा था, जो जैसूर के नजदीक एक फौजी अड्डे पर कितनी देर से मेरी राह तक रहा था। मेरे साथी बड़ी शिद्दत से मेरे मुंतजर थे। मैं अगले मोर्चों से वापस आया था। वो मेरी जुबानी वहाँ का आंखों देखा हाल सुनने के लिए सख्त बेकरार थे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नौइयत के सवालात कर रहे थे। वो मेरी जुबानी इस एक एक लम्हे की रोयदाद सुनने को बेचैन थे जो हमने दुश्मन के कलब में गुजारा था। वो इन सरफरोशों के कारनामे जानने को बेताब थे जिन्होंने दुश्मन की सरजमीन पर इनका मान तोड़ डाला था, और वो रस्म शब्बीरी के पासदारों की इस हर हरकत से आशना होने के लिए सख्त मुस्तरब थे, जिन्होंने जान का नजराना पेश करते वक्त कभी बुखल से काम न लिया था। मगर मैं इन्हें क्या बताता। कोई एक कहानी होती तो सुना देता, किस किस जियाले का जिक्र करता, किस किस जान नसार की जान फशानियों का बयान करता। वहाँ तो हर जियाले से एक कहानी वाबस्ता थी। हर जानबाज एक रवायत बना बैठा था, और ये सब कहानियां और रवायत उन्होंने अपने ताजा ही खून ही से तो कलमबंद की थी। हेडक्वार्टर पहुंचते ही गांव से मुनीर की वालदा का खत भी मौसूल हो गया। इसने बड़ी अजीब अजीब सी बातें तहरीर की थी। शहीद की माँ ने लिखा था, मेरा बेटा कितने दिन लड़ने के बाद शहीद हुआ, इसे गोली कहाँ लगी थी, गोली लगने के कितनी देर बाद इसने शहादत पाई, और आखिरी वक्त इसने किस किस को याद किया, नज़ा का आलम कितनी देर तक तारी रहा, और मेरे बेटे ने जान जाने आफरीन को सौंपते वक्त कोई हीलो हुज्जत तो नहीं की। इसका एक एक सवाल बर्छी की तरह मेरे कलेजे में उतर रहा था। फौजी जिंदगी की इब्तिदा ही में कुदरत ने मुझे कैसे इम्तिहान में डाला था। मैं इसके सवालों का
क्या जवाब देता। वो अपने जिगर गोशे के आखिरी लम्हात की कहानी सुनना चाहती थी, जो इससे 1500 मील दूर इससे छिना था, जहाँ माओ के लाल इनकी आंखों से दूर ज़िबा हो रहे थे और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने भी अपने खत में लिखा, बेटा मुनीर पहल कर गया मेरे पास सुरखरू होकर आना, वरना मुनीर की तरह खुदा की अदालत में सुरखरू हो जाना। आखिर में उन्होंने लिखा, मुनीर का वालिद तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। वो अपनी आंखों से वो जगह देखना चाहता है जहाँ इसके लखते जिगर ने शहादत पाई। वो मुनीर के आखिरी लम्हात की कहानी तुमसे सुनना चाहता है। उफ खुदाया, जिंदगी ऐसे कड़े इम्तिहानों से भी गुजारा करती है जिसमें कैसे इस अलम नसीब का सामना कर पाऊंगा। इनकी आंखें मुझे डस न लेंगी क्या? पुजमर्दा सा उठकर मैं अपने कमरे में चला आया। करब की इन दुखी लहरों में डूबता उबरता बारी बारी मैं इन सरफरोशों को याद करता रहा। वो मेरे प्यारे जो मेरे सामने मुझसे जुदा हो गए थे। फिर जैसे अपनी बुज़दिली पर तैश आने लगा। मुनीर ने मरकर मुझे जीने की राह दिखाई थी। इसने एक सुगरा को मायूस करके लाखों सुहागनों की अफशा भरी मांगे सजा दी थी। मैं एक नया अज़म लेकर उठा, एक वलवला ताजा के साथ अपने ऑपरेशन रूम की तरफ चल दिया। इंतखाबात हो चुके थे और हस्बे तवक्को कामयाबी ने अलहदगी पसंदों के कदम चूमे थे। नफरत की फसल तैयार होकर कटने की मुंतजर थी। संग्राम संग्राम, हमारा देश बांग्लादेश, हमारा नेता बंगला बंधु और इसी किस्म के दूसरे सफाकाना नारों से शहर के दर्रो दीवार लरदने लगे थे। दिलों की गलाजतें आंखों में डालकर शोलों का रूप धार गईं। नफरतों ने जला पाई। बाहर के चौधरियों ने गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुकामियों को बताया, अरे बुज़दिल हो गए क्या? आगे बढ़ो और अपना हक छीन लो। क्रोध की देवी इनके मन आंगनों में विराजमान हो गई। जब हमें जहर चुकानियों का इल्म हुआ तो दुश्मन वार कर चुका था। नींद के माते उठे और अपने वर्गलाए गए भाइयों को झंझोड़ने लगे कि बोले पंछियों बच जाओ, संभल जाओ, होश करो, हम आपस में झगड़े निपटा लेंगे। किसी को सरपंच बनने का हक न दो। बंदर के हाथ में इंसाफ का तराजू थमाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन ये मनोजी का वार था। इसके पीछे सदियों का तजर्बा कार फरमा था। इसकी पुश्त पनाही नस्लों ने की थी। इंतकाम का मीठा जहर उन्होंने कतरा कतरा करके भोले बाले बंगालियों के जहन में उतारा था। वो कछुए की रफ्तार जरूर चले थे लेकिन मुस्तकिल मिजाज थे। असबियत की दौड़ जीत गए। आज पहली मर्तबा हमारे ऑपरेशन रूम में पूरी संजीदगी से मुक्ति बाहनी का नाम गूंजा था। दर्द भरे दिल तड़प उठे, पुरखलूस आंखें खून के आंसू रोईं। खुदाया, ये दिन भी आना था जब हमें अपनों पर गोली चलाना पड़ेगी। जाने कितने दिलों से आहें निकली, कितनी पेशानियां सजदा रेज हुई, फिर दुआएं मुस्तजाब ना हुई। जेंटलमैन यूनिवर्सिटी संभालो, मेरे ऑफिसर ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आज अमन पसंदों के एक जलसे में तकरीबकारों के एक हमले की निशानदही की गई थी। मैं बोझल कदमों से बाहर खड़ी जीप में बैठ गया। आर्मोर ड्यूटी की वजह से मैंने सादा कपड़े पहन रखे थे। अब मुझे ज्यादा काम इसी रूप में करना था। मेरे साथ वाले जवान भी सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। पुलिस वहाँ तैनात जरूर थी लेकिन एतमाद किस पर करते? ये जलसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड ही में हो रहा था और मुहब्बे वतन तंजीमों ने मिलकर किया था, जिन पर अवामी लीग के तुलबा तंजीम के हमले का डर था, क्योंकि ये लोग किसी को बात करने की मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी के गिर्द कुछ मुजाहिद फोर्स के जवान मौजूद थे, लेकिन जिस शिद्दत से तकरीबकार सरगर्मे अमल थे, इसके सामने ये लोग बेबस हो जाते। आम नौइयत का सियासी जलसा होता तो और बात। मैंने जीप जलसागाह से दूर ही खड़ी कर दी और खुद पैदल इस तरफ रवाना हो गया। एक नन्हा सा जेबी ट्रांसमीटर और पिस्तौल मेरे पास था। जलसा करने वाले खासे पुरजोश दिखाई देते थे। मुकर्रीन दो तीन फिक्रे कहकर तहसीन तलब नजरों से मजमा की तरफ देखते तो नौजवान लड़के और लड़कियां पाकिस्तान और इस्लाम की हमायत में नारे बुलंद करने लगते। मुझे वहां खड़े अभी मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि जलसागाह के सामने बने हुए हाल से जुलूस की शक्ल में मुसल्लह गुंडे नमूदार हुए। इनकी कमान एक हिंदू सरमायादार का बेटा कर रहा था, जिसका बाप अलहदगी पसंदों में एक मुमताज हैसियत रखता था और हाल ही में अवामी लीग के टिकट पर मुंतखब हुआ था। नौबार्द ने आओ देखा न ताओ जलसागाह पर पल पड़े। इनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 50 के करीब होगी। ज्यादातर लोग लोहे की सलाखों और इसी किस्म की दूसरी चीजों से मुसल्लह थे। उन्होंने वहशियों की तरह सलाखों से बेगुनाह तुलबा और तालबात को पीटना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स के जवान इनकी मदद को आगे बढ़े तो इनके
लीडरों ने, जिनमें से बेशतर ने स्टेन गनें उठा रखी थी, इन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब मुश्किल ये थी कि मुजाहिद फोर्स के जवान अगर इन पर फायरिंग का जवाब देते तो बेगुनाह तलबा भी इनकी गोलियों का निशाना बनते। वो बादल नख्वास्ता पीछे हट गए। मैंने अपने साथियों को सिग्नल दे दिया था। वो चंद ही लम्हों में वहां पहुंच गए और बर्क रफ्तारी से हमला आवरों पर झपटे। आर्मी को देखकर तकरीबकार हौसला हार गए। मेरे जवान तरबियत याफ्ता थे और इसी तरह फायरिंग कर रहे थे कि गोलियां सवाए हमला आवरों के और किसी का कुछ न बिगाड़ सके। खुद मैंने जीप की आड़ में मोर्चा कायम कर लिया। शायद एक तकरीबकार ने मुझे वहां छुपे देख लिया। वो स्टेन गन था। मैं जीप की तरफ लपका और गुस्से और नफरत से गालियां बकता जीप पर फायरिंग करने लगा। सूरत हाल ऐसी थी कि अगर मैं इस पर गोली न चलाता तो वो मुझे मार डालता। वार्निंग की मोहलत भी खतरनाक थी। मैंने जीप के नीचे लेटकर कलाबाजी खाई और इसकी फायरिंग रेंज से बचने के लिए जमीन पर लुढ़कनियां लगाते हुए इस पर गोली चला दी। मैं उल्टा लटक कर झूलते हुए भी निशानाबाजी की मशक में अव्वल आ चुका था। गोली इसका सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। इसकी आंखों में हैरत की परछाइयां लहरा रही थी। मैंने बिल्कुल गैर मतवक्को तौर पर इसे निशाना बनाया था। इसे तो यही उम्मीद थी कि इसने जो ब्रस्ट मुझ पर फेंका था वो अपना काम कर गया होगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। फिर एक लम्हे के लिए तो मैं भी सन्नाटे में आ गया। इसने जमीन बुश होने से पहले ही ट्रिगर दबा दिया था। अगर मेरी छठी हिस्स काम न कर जाती और मैं अचानक एक तरफ जिस्त न लगा जाता तो मेरे जिस्म में कई रोशनदान अब तक नमूदार हो चुके होते। मैंने इसे मजीद मोहलत दिए बगैर ही जमीन पर गिरते गिरते निशाना बनाया और मेरी चलाई हुई गोली इसकी खोपड़ी में जा घुसी। मैं अभी जमीन से उठकर कपड़े ही मुश्किल झाड़ पाया था कि एक नौजवान लड़की और इसके ताक़ब में खंजर बरदार गुंडे को अपनी तरफ भागते पाया। वो बेचारी फौज की जीप को जाए अमान समझकर अपनी इज्जत बचाने इस तरफ भाग आई थी। कत्लो गारतगरी का शौक तो था नहीं, वरना इसे गोली का निशाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तेजी से इन दोनों के दरमियान जस्त लगाई और जमीन पर लेटे लेटे गुंडे को झुकाई देकर इसकी टांगों पर ऐसा अड़ंगा लगाया कि खंजर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वो जमीन पर लुढ़कनियां खाता परे निकल गया। लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती से दोबारा उठा। उठते उठते इसने खंजर उठा लिया और अब खतरनाक इरादे से मेरी सिमत बढ़ा। अपनी दानिश्त में इसने बड़ा खतरनाक वार किया था, मगर ये अलग बात कि मैंने जोडो का एक दाव लगाकर इसके बाजू की हड्डी तोड़ डाली। वो कराहता हुआ जमीन पर गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लड़की इस असना में जीप से लगी फटी फटी नजरों से ये तमाशा देख रही थी। मैं हाथ झाड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा तो वो बेसाख्ता डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैं चकरा कर रह गया। लड़की सिसक रही थी। मैंने इसकी पीठ थपकते हुए इसे खुद से अलग किया। मोहतरमा, आप फौज की हिफाजत में हैं, मुतमिन रहिए। मुश्किल मैंने ये फिक्रा अदा किया था क्योंकि मेरा हलक अचानक खुश्क हो गया था। लड़की के औसान बहाल हुए तो इसे शायद अपनी लाशौरी हरकत का एहसास भी हुआ। खौफ की जगह खिफत ने ले ली और हया की परछाइयों ने इसके संवलाए चेहरे को कान की लमों तक सुर्ख कर दिया। भाग दौड़ में इसका दुपट्टा भी कहीं जा गिरा था। वो कुछ कहने और न कहने के दरमियान कहीं अटकी हुई थी। हया से इसके होंठ लरज रहे थे, लेकिन बात मुंह से निकल नहीं पा रही थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी थी। फिर इसकी आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने इसकी हालत का एहसास करते हुए जीप में रखी एक चादर इसको थमा दी। शुक्रिया, इसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। इट इज ऑल राइट, मैंने कहते हुए इसे जीप में बैठने का इशारा किया और खुद इस नौजवान की तरफ बढ़ा। हमला आवर भाग गए थे, लेकिन जाते जाते जहां अपने 5 साथियों की लाशें छोड़ गए, वहां 4 तालब इल्मों के खून से भी होली खेल चुके थे। मुजाहिद फोर्स का एक जवान जख्मी हुआ था। कुछ तालब इल्म भी जख्मों की शिद्दत से कराह रहे थे। मैंने तमाम फौजियों को मुजाहिद फोर्स के जवानों की निगरानी में अस्पताल रवाना कर दिया। फसाद से मुतासरा इलाके इर्द गिर्द अपने जवानों को मुतय्यन किया और खुद जीप में वापस आ गया। कहाँ जाएंगे आप? मैंने शर्मो हया से सिमटी इस लड़की से पूछा, जिसके चेहरे पर अभी तक खौफ की परछाइयां लर्ज रही थी। जी, मोहम्मदपुरा, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे इल्म था कि ये लड़की गुंडों की लिस्ट में आ चुकी है तो वो बाहर भी इसके मुंतजर होंगे। फिर कोई ताकत मुझे भी मजबूर कर रही थी कि इसे अकेला न छोड़ूं, लेकिन न जाने क्यों इसके नजदीक पहुंचकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द मुझसे अलग हो जाए। ठीक है, मैं आपको छोड़ाता हूँ, मैंने किसी फैसले पर पहुंचते हुए इससे कहा। इसकी लंबी पलकें उठी और मुझ पर फुसों फूंक गईं। शायद आंखों ही आंखों में इसने मेरा शुक्रिया अदा किया था। जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। मैंने किसी अचानक खतरे के पेश नजर लोड स्टेन गन इसके और अपने दरमियान रख ली।
जीप ढाका की सड़कें नापने लगी और मुझे अपना आप कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। अभी तक मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपनी नजरें सामने मरकूज रखी थी। एक चोर सा दिल में बैठा था। मैं इस वक्त इस कैफियत को कोई नाम न दे सका। एक दो दफा चोर नजरों से इसकी जानिब देखा तो इसे भी इसी अमल में मसरूफ पाया। शायद वो भी इसी बेनाम सी कैफियत से गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरा जी चाहता था कि अभी मोहम्मदपुरा ना आए, लेकिन इसका क्या कीजिए कि इसका घर आ गया। कहाँ उतरेंगी आप? मैंने इसकी तरफ देखे बगैर पूछा। जी बस यहीं। इसने जीप रोकने का इशारा किया। मैंने जीप खड़ी कर दी। मुंह से कुछ न कहा। वो भी नीचे उतरकर खड़ी हो गई। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने मेरी तरफ आंख भर कर देखा और बोली, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसने नजरें झुका ली। ये हमारा फर्ज है, इसमें ऐसी शुक्रिया की बात तो नहीं। मुझसे रहा न गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज कहकर वो चल दी। मैं इसे देखता ही रह गया। अभी मैंने अग्निशन में चाबी घुमाई ही थी कि वो ठिठक कर रुक गई और दोबारा मेरी सिम्मत आ रही थी। मैं आपको चादर लौटाना तो भूल ही गई। इसने मेरे करीब आकर, कोई बात नहीं, मैंने अजीब से लहजे में जवाब दिया। हकीकत ये है कि अभी तक मैं नॉर्मल होकर इससे गुफ्तगू ही नहीं कर पा रहा था। इतने में गली की नुक्कड़ से, जिसके सामने हम खड़े थे, मैंने एक नौजवान को नमूदार होते देखा। वो हमारी ही तरफ आ रहा था। भैया, जैसे ही लड़की की नजरें इस पर पड़ी वो इससे लिपट गई। आंसा, क्या हुआ? नौजवान ने यह सवाल हम दोनों से किया था। जवाब में तकरीबन रोते हुए इस लड़की ने अपने भाई को सारी बात बताई। नौजवान की नजरें एहसासे तशक्कर से झुकी हुई थीं। इसने बेकरारी और गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाकर शुक्रिया अदा किया और मुझे घर चलने की दावत दी। मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई, इसने अपना तारुफ करवाया। शुक्रिया उस्मान भाई, फिर कभी इंशाअल्लाह मिलेंगे। मैंने इससे इजाजत चाही। वो लोग तो मुझे घर ले जाने पर बजिद थे, लेकिन मेरे जमीर ने गवारा न किया कि ड्यूटी के दौरान मैं किसी सिविलियन का मेहमान बनूं। चादर मैंने इसके पास ही रहने दी। इस वक्त तो मुझे अपनी ये हरकत लाशौरी ही महसूस हुई, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा किया था। ये मेरी और आंसा की पहली मुलाकात थी और ये कहना बेजाना होगा कि पहली ही मुलाकात में बंगाल का जादू अपनी रिवायत के मुताबिक सर चढ़कर बोला था। एक बेनाम सी खलश ने अंदर ही अंदर मुझे काटना शुरू कर दिया। एक ऐसी कैफियत मुझ पर तारी हो गई जिसे अहले दिल शायद मोहब्बत का नाम देते हैं। मैं हैरान हो गया। मोहब्बत तो मेरी जिंदगी के सिलेबस का कोई मजमून ही ना था। मेरी जिंदगी तो जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों में मुनकसम थी। मुझे तो जीने से ज्यादा मरने के आदाब सिखाए जाते थे। फिर ये सब आखिर क्या था? और फिर रात को जब बिस्तर पर लेटने के काफी देर बाद तक भी मेरी सोचों में आंसा छाई रही, तो मैंने शऊर की तमाम तर गहराइयों से इस हकीकत को कबूल कर लिया कि लंबी पलकों और गहरी आंखों वाली सांवले रंग की इस दान पान सी लड़की ने मुझे अंदर से तोड़ डाला है। मेरे नजरियात इससे मुतल्लक सोचों की यलगार के सामने रेत की दीवार बनकर बह गए और ये सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में चला गया कि क्या वाकई मैं इसकी जुल्फों का असीर हो चुका था। अगले रोज जब मैं शाम को मामूल की गश्त से लौटा तो गेट पर ही मुझे पैगाम मिला कि एक साहब दोपहर से मेरे कमरे में मेरे मुंतजर हैं। कौन हो सकता है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। जीप से उतरकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक बुजुर्ग मेरे पलंग पर सर झुकाए बैठे थे। इनकी पगड़ी करीब ही मेज पर रखी थी। मेरे कदमों की आहट पर उन्होंने नजरें उठाई तो जमीन ने मेरे कदम जकड़ लिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे तमाशा दिखाने वाला मदारी कभी जंतर मंतर फूंक कर सामने बैठे हुए आदमी के पांव बांध कर इसे चलने से लाचार कर देता है। मेरे सामने चाचा मंजूर बैठा था, नायक मुनीर शहीद का बाप। ये हिजरत कर जाने का लम्हा था। भाग जाओ, मेरे अंदर से कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मैं सहरजदा सा खिंचा चला आया। चाचा, मेरे मुंह से आह निकली। पुत्र, वो रहा। हम दोनों आपस में लिपट गए। आंखें टकराई तो मेरी आंखों में नमी तैर रही थी। चाचा पुरसकून था। पुत्र, मैं रोने नहीं आया। शहीदों के बाप रोया नहीं करते। खामोश होकर इसने पगड़ी उठाकर सर पर रख ली। मैं हैरत से चाचा मंजूर के चेहरे को तक रहा था। इसके चेहरे पर यासो अलम के साए साफ नजर आ रहे थे, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। मैं टुकर टुकर इसका चेहरा देख रहा था, मगर हर लम्हा यही तवक्को थी कि ये देहाती बूढ़ा बिलबिला उठेगा, बयान करेगा। अभी इसकी आंखें आशिकों के दरिया बहा देंगी। कोई बाप अपने बेटे की मौत पर इतना साबर नहीं रहता, लेकिन इसकी आंखों में तो तमानियत का एक सागर हलकोरे ले रहा था। वहाँ तो पितराना शफकत की चमक के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था, और ये चमक दो चंद होती जा रही थी। अपनी ऐनक के शीशे इसने
पगड़ी के पल्लू से साफ किए और बावकार नजरों से मेरी सिमत देखते हुए कहा, बच्चा मौला ऐसे गबरू नसीबे वालों को दिया करता है जो मुल्क कौम का नाम भी रोशन नहीं करते, माँ बाप का सर भी फखर से बुलंद कर देते हैं। मेरा मनीर मौला की इमानत थी, मैंने बड़ी जानदारी से इसकी रखवाली की, इसमें खयानत नहीं होने दी। रोजे क़यामत में मौला से अपनी खिदमात का सिला पाऊंगा। बच्चा चंद सानिये वो खामोश हो गए, फिर अपनी पुरअज़म आंखें ऊपर उठाई। एक हाँस सी दिल में जरूर थी। बच्चा जी चाहता था कि इसकी जाए शहादत देखूं, इनसे मिलूं जो इसके संगी थे, जो इसके साथ मौजूद थे। और मेरा गबड़ू बड़ा जीदार था। कबड्डी में पूरे गांव में बस इसका सानी नहीं था और हारना तो इसने सीखा ही नहीं था। इसका एक ही भाई था, मौला ने बचपन में इसे ले लिया। कोई कुताही हुई हमसे इसकी हिफाजत में। अब हमारा सब कुछ हमारा मनीर ही था। बच्चा सांस की डोरी उम्र डले टूटने लगती है, लेकिन यहाँ तो दुखे साए लंबे ही लंबे होते चले जा रहे हैं। मैं इसके हर साथी से इसकी कहानियाँ सुनने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वापस जाऊँ तो इसकी माँ को सुनाने के लिए बहुत कुछ लेकर जाऊँ। बच्चा हमें कोई शिकवा नहीं, बाकी उम्र इसकी यादें समेटते ही गुजर जाएगी। बस कभी कभी सुगरा का ख्याल बेचैन किए देता है। जानते हो इसने क्या किया है? इतना कहकर वो खामोश हो गए। मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ इस्तेफामिया नजरों से इनकी तरफ देखा। बच्चा वो मनीर की शहादत के बाद लाल जोड़ा पहने हमारे यहाँ चली आई। वो कहती है अब सारी जिंदगी इसी चौखट पर गुजारेगी। बच्चा वो मनीर की शहादत के बाद लाल जोड़ा पहने हमारे यहाँ चली आई। वो कहती है अब सारी जिंदगी इसी चौखट पर गुजारेगी। सारा गांव मिन्नतें कर चुका, लेकिन किसी सुनती ही नहीं है। जाने कितनी लंबी उम्र है इसकी, कैसे गुजारेगी। एक ठंडी आह भरकर वो खामोश हो गए। मेरे अंदर आंधी सी चल रही थी। इनका एक एक लफ्ज नश्तर बनकर दिल में उतर रहा था। शाम तक मनीर की कंपनी के जवानों को खबर पहुंच गई। वो सब मेरे कमरे में शहीद के वालिद से मिलने चले आए। इन सब की आंखों में पंजाब के इस बूढ़े के लिए, जिसे इसके गांव से बाहर शायद कोई पहचानता भी न था, अकीदत तो एहतराम का समंदर ठाठे मार रहा था। मैं इन्हें दो जवानों के हमरा जीप में बिठाकर इस मुकाम पर ले गया जहां इनका बेटा अमर हुआ था। चाचा मंजूर ने झुककर इस मट्टी को बोसा दिया, फिर जेब से एक पोटली निकालकर इसमें मट्टी भर ली। इस मट्टी की सूंधी सूंधी बास में, इन खेतों की महकती हरियाली में इस शहीद के लहू की आमेजिश थी। वो इसी धरती का सपूत था, इसीलिए कट गया। ये शहीद अपनी धरती का सुहाग होते हैं। इनके लहू की तमाजत ही इस सुहाग की सलामती की जामन है। चाचा मंजूर ने वहीं 2 रकत नमाज अदा की। हमारे साथ वो कंपनी हेडक्वार्टर के दरवाजे तक आए, फिर वहीं उतर गए। दरवाजे के बाहर परचम लहरा रहा था। उन्होंने एहतरामन खड़े जवानों पर नजर डाली। बच्चा इस परचम की हरियाली में मेरे जिगर का लहू भी शामिल है, इस लहू की लाज रखना। इतना कहकर वो वापस पलटे। चंगा बच्चा, रब रखा, अल्लाह तुम सबको अमान में रखे। चाचा खुदा के लिए एक रात तो मेरे मेहमान रहो, किसी और नाते भी तो मेरा तुम पर कोई हक है, मैंने सिसकते हुए कहा। और नहीं बच्चा, तुम्हारा इतना वक्त भी न लेता, लेकिन अब मुतमिन होकर वापस जा रहा हूँ। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एक एक सांस कौम की इमानत है। इतना कहकर उन्होंने मुझे गले से लगाया, फिर बारी बारी बाकी जवानों से गले मिले और वापस चले गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।